पिछले साल नवंबर के आसपास की बात है। मैं वॉशिंगटन स्टेट में नया नया आया था। इस इलाके के जंगल मुझे बहुत पसंद थे। मेरे कुछ दोस्त जो जंगल में घूमने फिरने के शौकीन थे, मुझसे एक कैंपिंग ट्रिप के बारे में बोलने लगे। मैंने भी सोचा, क्यों नहीं। मुझे वैसे भी काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मेरे पास वीकेंड की छुट्टी थी, तो मैंने अपना बैग पैक किया और अपने दोस्त के घर चला गया। उसके घर पर इकट्ठा होकर हमें आगे कैंपिंग के लिए जाना था। हम कनाडा की सीमा से लगभग 25-30 मील दूर एक ऐसे जंगल में पहुंचे जो लगता था कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे अपने राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। हम कुल 6 लोग थे और हमारे साथ 2 कुत्ते थे, एक लैब्राडोर और एक रॉटवीलर। हर किसी के पास या तो हंटिंग राइफल थी या शॉटगन और एक हैंडगन भी, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं था। हमने अपनी गाड़ियां एक छोटी सी कच्ची सड़क पर पार्क की, जो गेम वार्डन या बॉर्डर पेट्रोल वाले इस्तेमाल करते थे, और फिर लगभग 4 मील तक जंगल में पैदल चले। जब तक हम वहां पहुंचे, अंधेरा होने लगा था। हमने तुरंत आग जलाने का फैसला किया, ताकि अंधेरा होने से पहले ही रोशनी और गर्मी का इंतजाम हो जाए। हम में से 2 लोग और एक कुत्ता आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गए। बाकी 4 लोग टेंट लगाने की तैयारी करने लगे। वो एक बड़ा टेंट था, जिसमें 6 से 8 लोग रह सकते थे। नवंबर में वहां बहुत ठंड थी, लेकिन टेंट लगभग 15 मिनट में लग गया। लेकिन तब तक भी लकड़ियां लेने गए लोग वापस नहीं आए थे। हमने सोचा, छोड़ो, और आसपास की कुछ टहनियों से आग जला दी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक हमें तेज आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। तभी हमारे वो दोनों दोस्त दौड़ते हुए आए। उनकी आंखें फटी हुई थीं, लेकिन कुत्ता उनके साथ नहीं था। उन्होंने घबराते हुए बताया कि उन्होंने जंगल में हमारे एक दोस्त को देखा, जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करते, वो दूर चला जाता। उन्होंने बताया कि एक बार तो वो अचानक गायब हो गया, और फिर उनके ठीक 10 फीट पीछे एकदम से प्रकट हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ एक बहुत बुरी गंध आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और खराब दूध मिलकर बदबू कर रहे हों। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या बात है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक वो उसैन बोल्ट की तरह तेजी से जंगल में दौड़ गया, और हमारा कुत्ता भौंकते हुए उसके पीछे भागा। दोनों दोस्तों ने उसका पीछा किया, लेकिन दोनों ने जल्दी ही उन्हें खो दिया। इसके बाद वो बदबू भी कम होने लगी। फिर दूर से उन्हें एक अजीब सी चीख सुनाई दी, और फिर कुत्ते की तेज आवाज, जैसे वो दर्द में चिल्ला रहा हो। इसके बाद वो बदबू फिर से तेज हो गई, और इस बार उन्हें कुछ पागलपन भरी हंसी जैसी आवाज सुनाई दी। वो डरकर वहां से भागे और कैंप में वापस आ गए। वो उस दोस्त पर बहुत गुस्सा होने लगे जो उन्हें जंगल में दिखा था, लेकिन हम जानते थे कि वो पूरे वक्त हमारे ही साथ था और टेंट लगाने में हमारी मदद कर रहा था। इसलिए हमने उसका पक्ष लिया। हमें लगा वो दोनों शायद कोई मजाक कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि मजाक बंद करो और ये बताओ कि कुत्ता कहाँ है। उन्होंने हमें समझाया कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और उन्हें कुत्ते के बारे में और कुछ नहीं पता। हम सबको ये बात बहुत अजीब लगी, और हमें उस कुत्ते की भी चिंता होने लगी थी। उस वक्त तक सूरज पूरी तरह डूब रहा था, तो हमने आंख को और बड़ा किया और कुछ कोलमैन लालटेन निकाली। हम सब आग के आसपास बैठ गए और अपनी रेडी टू ईट मील्स खाने लगे। हमने अपनी बंदूकें अपने पास ही रख ली थीं। अंधेरा होने के 15 मिनट बाद दूसरा कुत्ता रॉटविलर, जो हमारे साथ था, अचानक सतर्क हो गया और बहुत आक्रामक तरीके से गुर्राने लगा। तभी वो बदबू जो हमारे दोस्तों ने बताई थी, अब हमें भी आने लगी थी।
फिर एक अजीब सी कराहने की आवाज़ शुरू हुई और कैंप के आसपास टहनियों और पत्तियों के टूटने की आवाज़ें आने लगीं। डर बढ़ता जा रहा था और कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा था। तभी ग्रेग, जिसके पास शॉटगन थी, वो खड़ा हुआ और उसने जंगल में अंधेरे में 3 राउंड दाग दिए। जंगल से एक भयानक चीख निकली और वो आवाज़ तेजी से हमसे दूर होती गई। बदबू भी कम होने लगी थी। हमने लगभग 1 घंटा इंतज़ार किया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन हम लोग इतना डर गए थे कि हमने फैसला किया कि हर वक्त 2 लोग पहरा देंगे। पहला पहरा मेरा और विक्टर का था। कुत्ता भी आग के पास आराम से बैठा था। 2 घंटों तक कुछ नहीं हुआ तो हमने ग्रेग और टॉम को जगाया, जिनकी पहरा देने की दूसरी बारी थी। थोड़ी देर सोने के बाद मैं उस बदबू से जाग गया। बाहर से ग्रेग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। हम उठे और बाहर गए। ग्रेग स्पॉटलाइट लेकर जंगल के किनारे देख रहा था और टॉम का नाम पुकार रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि वो दोनों आराम से बैठे थे। तभी उन्हें जंगल से हमारे एक दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ता गुर्राता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और टॉम भी उसके पीछे भागा। कुत्ता कुछ झाड़ियों से गुजरा और टॉम उसे खो बैठा। फिर टॉम भी उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। ग्रेग उसे पुकार रहा था। तभी उसने टॉम को कुछ कहते हुए सुना, लेकिन फिर उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो हमने अपने कपड़े पहने। हर एक ने फ्लैशलाइट या स्पॉटलाइट ली, बंदूकें उठाईं और हम जंगल में निकल गए। उस वक्त वो बदबू हर जगह थी और हम में से ज़्यादातर को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन हम टॉम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमें उसके पैरों के निशान मिले, लेकिन वो निशान अचानक रुक गए। कोई और निशान नहीं दिखे, न आगे न पीछे। फिर हम में से एक, जो पीछे था, अपनी लाइट इधर उधर घुमा रहा था। अचानक वो रुक गया और फिर उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और चिल्लाया, अबे कमीने, हम तेरे लिए कितना परेशान थे। हम सब ने उसी तरफ देखा जहां वो देख रहा था। वहां टॉम खड़ा था, लगभग 20 फीट दूर, लेकिन वो बहुत गलत तरीके से खड़ा था। तू ठीक है ना दोस्त? कोई मदद चाहिए क्या तुझे? उसने बस खामोश रहकर धीरे धीरे हाँ में सर हिलाया। हम में से कुछ लोग उसके पास गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया। हमने देखा कि उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और अभी तो जंगल में एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। हम उस बात पर हंसने लगे, लेकिन वो नहीं हंसा। हमें लगा कि शायद वो गिर गया होगा या उसके कहीं चोट लगी होगी, इसलिए वो इतना शांत है। कैंप में वापस जाकर हमने उसे लेटने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, तो हमने उसे आग के पास बाहर ही रहने दिया। ग्रेग, विक्टर और मैंने फैसला किया कि हम जागकर उस पर नज़र रखेंगे। वो कभी कभी अजीब सी झटके वाली हरकतें करता था, जैसे उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो गई हो। वो सब बहुत डरावना लग रहा था। हमें लगा कि शायद ये कोई गंभीर बात है। वो ज़्यादातर चुप था और किसी भी बात का जवाब धीरे धीरे देता था, सिवाय खाने के। जब हमने उसे कुछ खाने को दिया तो उसने बहुत अजीब तरीके से वो खाया, लेकिन हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो उठा और बहुत झटके लेते हुए जंगल की तरफ देखने लगा। उसने हमसे पूछा कि क्या हम उसके साथ लकड़ियां लेने जंगल में जाएंगे। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि बाहर पिच ब्लैक अंधेरा था और हमारे पास पहले से ही लकड़ियों का ढेर था। फिर उसने अपने कंधे झटके और अजीब तरह से चलते हुए जंगल में चला गया। उस वक्त हम समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है और हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ मिनट बाद ग्रेग टेंट में कुछ लेने गया। मैं और विक्टर बाहर थे। तभी वो बदबू फिर से इतनी तेज आई कि मुझे उल्टी आने लगी। फिर मुझे कुछ बुदबुदाने और हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना नहीं डरा था और विक्टर भी वैसा ही महसूस कर रहा था। तभी ग्रेग बाहर आया और उसने भी वो आवाज़ साफ साफ सुनी। वो वापस टेंट में गया और बाकी लोगों को जगाने लगा। जब सब उठे उसने सबको गिना और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया कि जब वो अंदर था उसने जल्दी से गिनती की थी और टेंट में 4 लोग थे। इसका मतलब था कोई या कुछ हमारे टेंट में बिना हमें पता चले घुस आया था। हम सब बुरी तरह से डर गए। सब पूछने लगे कि टॉम कहाँ है। तभी वो बुदबुदाहट और तेज हो गई और जंगल से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। फिर हमें टॉम की आवाज़ सुनाई दी जो जंगल से हमें मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ अजीब थी और बीच बीच में वो हंस रहा था। हमने आँख को और बड़ा किया, सारी लालटेनें पूरी तरह जला दी और बंदूकें हाथ में लेकर सूरज निकलने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह की रोशनी दिखी हमने आग बुझाई, अपना सामान पैक किया और गाड़ियों की तरफ चल पड़े। वो हंसी और बदबू फिर से शुरू हो गई, लेकिन हम सब रुके नहीं और वहाँ से निकल गए। गाड़ियों तक पहुँचे तो हमने देखा उन पर खरोंचों के निशान थे। ज़्यादातर शीशे टूटे हुए थे और सीटें फट चुकी थीं। हमें बस गाड़ियों को चलाना था, तो हमने चाबी डाली और इंजन की आवाज़ सुनकर राहत महसूस की। हमने अपना सामान रखा, गाड़ी में बैठे और वहाँ से भाग निकले। हमने महीनों तक इस बारे में बात नहीं की और ज़्यादातर ने तो माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। बाद में हमारे एक दोस्त ने बताया कि जब हम जा रहे थे उसने टॉम को जंगल के किनारे हमें घूरते हुए देखा था और उसके चेहरे पर एक बहुत डरावनी मुस्कान थी। मैं उसकी बात पर यकीन करता हूँ क्योंकि आज तक हमें टॉम कहीं नहीं मिला। आज भी उसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल में कहीं खो गया है और शायद किसी दिन अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ वो वापस नहीं आने वाला। मैंने ठान लिया है कि मैं अब इतनी दूर कैंपिंग करने कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो क्या था जो हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहा था? आपका तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हमारा सामना स्किन वॉकर से हुआ था। वो दिन एक नॉर्मल हंटिंग ट्रिप की तरह शुरू हुआ, लेकिन दिन के अंत तक मुझे लगा कि काश मैं घर पर ही रहता। मैंने अपने ट्रक को एक पुरानी लॉगिंग रोड के किनारे पार्क किया जो नज़दीकी हाईवे से करीब 10 मील दूर थी। वो ऐसी जगह थी जहां हवा भी सोच समझ कर चलती थी। कहते थे वहां का जंगल हमेशा पुराना लगता था, जैसे उसने वो चीज़ें देखी हों जो कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। मैं अंधविश्वासी नहीं था। वो इलाका एक शिकारी का सपना था, दूर दराज और छेड़छाड़ से बचा हुआ। वहाँ ना तो वीकेंड हाइकर्स थे, ना ही शोर मचाने वाले डर्ट बाइकर्स जो शिकार को भगा सकते थे। मैं वहाँ अनगिनत बार जा चुका था और रास्तों को अपने हाथ की तरह जानता था। लेकिन अनुभवी शिकारी भी उस सन्नाटे का वजन नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो बहुत तेजी से और अचानक छा जाता है। जंगल में पहला मील आसानी से गुजर गया। रास्ता कुछ जगहों पर घना था, कांटेदार झाड़ियों और जड़ों से भरा, जो मेरे जूतों को जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर पेड़ों की छतरी ने दोपहर की ज़्यादातर धूप रोक रखी थी, जिससे जंगल हल्की हरी रोशनी में नहाया हुआ था। मैंने वो जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे वहाँ हिरन के बड़े बड़े ताज़ा निशान दिखे थे। लेकिन आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मौसम की वजह से है। हवा भारी, नम और अजीब तरह से स्थिर थी। आमतौर पर आप पेड़ों के बीच चहकती चिड़ियाँ, गिलहरियों के झगड़ने की आवाज़ें या अगर किस्मत अच्छी हो तो दूर से सियार की आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन आज नहीं।
आज जंगल ने जैसे सांस रोक रखी थी। लगभग 1 घंटे बाद मैं उस खुले मैदान में पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था। वो जगह एकदम सही थी। चारों तरफ घनी झाड़ियों से घिरा एक छोटा सा मैदान। अगर कोई जानवर वहां से गुजरे तो मेरी जगह से मुझे साफ शॉट मिलेगा। मैं पिछले सीजन में बनाए अपने ट्री स्टैंड पर चढ़ गया और शाम के लिए तैयार हो गया। सूरज अभी पेड़ों की लाइन के नीचे उतर रहा था, जिससे आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग की लकीरें बन रही थीं। ये हिरणों के लिए सबसे अच्छा समय था। कुछ देर तक मैंने जंगल की शांति को महसूस किया। शिकार करना सिर्फ ट्रिगर दबाना नहीं होता, ये एक कला है। शांत बैठने, जंगल में घुल मिल जाने और जंगल को भूलने देने कि आप वहाँ हैं। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर नहीं टिकी। एक चीख ने सन्नाटे को चाकू की तरह चीर दिया। तेज, रूखी और दिल दहला देने वाली चीख। मेरे सीने में झटका सा लगा। मैंने सोचा शायद कोई खरगोश होगा, कोई बाज या लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया होगा। लेकिन वो आवाज़ नहीं रुकी, वो बस चलती रही। एक भयानक, पेट मरोड़ने वाली चीख जिसने मेरी रूह कँपा दी। अगर आपने कभी खरगोश की चीख सुनी है तो आप जानते होंगे कि वो ऐसी आवाज़ नहीं होती जिसे आप भूल सकें। लेकिन वो आवाज़ उससे भी ज़्यादा बदतर थी। लंबी, तेज़ और ज़्यादा बेचैन करने वाली। वो पेड़ों के बीच गूंज रही थी, जिससे पता नहीं चल रहा था कि आ कहाँ से रही है। मैंने अपनी राइफल को और कसकर पकड़ लिया और झाड़ियों को स्कैन करने लगा। वो चीख ऊंची नीची होती रही, हर बार पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर जितनी अचानक शुरू हुई थी उतनी ही अचानक रुक गई। उसके बाद का सन्नाटा उस आवाज़ से भी बदतर था। वो सन्नाटा मुझ पर भारी और दम घोंटू तरीके से छा गया, जैसे पूरा जंगल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने अपनी स्कोप को एडजस्ट किया और मैदान को स्कैन करने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और तभी मैंने उसे देखा। पहले मुझे लगा कि वो कोई हिरण है। एक हल्का सा आकार ज़मीन के पास चलता हुआ, लगभग 30 गज दूर झाड़ियों के बीच से निकल रहा था। लेकिन उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था। उसकी टांगें अजीब तरह से झटके ले रही थीं, जैसे उसे ठीक से चलना ही ना आता हो। मैंने स्कोप से देखने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियाँ बहुत घनी थीं। फिर वो एक पेड़ के पीछे गायब हो गया। मैंने सांस रोककर उसके फिर से दिखने का इंतज़ार किया, लेकिन वो फिर मुझे नहीं दिखा। सूरज और नीचे चला गया, जिससे मैदान में लंबी परछाइयाँ पड़ने लगीं। उस हल्के से आकार के गायब होने पर मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय मेरे पेट में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वहाँ कुछ तो गलत था। मैं बिल्कुल स्थिर रहा, सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। तभी एक आवाज़ आई, पहले धीमी, बस एक फुसफुसाहट, हेल्प, हेल्प। वो शब्द पेड़ों के बीच से आ रहे थे, बिल्कुल सपाट और बिना भावनाओं के लग रहे थे, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। वो ना तो पुकार थी, ना ही मदद की गुहार थी, बस एक आवाज़ जो बार बार दोहराई जा रही थी। वो कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो आप जंगल में सुनने की उम्मीद करते हैं। वो बिल्कुल इंसानी लग रही थी, लेकिन उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। बस एक ठंडी, रोबोट जैसी आवाज़ लग रही थी। मैं जम गया। मेरी हर मांसपेशी चिल्ला रही थी कि हिलना मत। वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहां वो आकार गायब हुआ था। वो एक ही शब्द बार बार दोहरा रही थी, हेल्प, हेल्प। मैं ना हिला और ना ही पलक झपकाई। उसने वो शब्द लगभग 15 बार कहा था। फिर वो आवाज़ अचानक बंद हो गई और जंगल इतना शांत हो गया कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक तेज़ आवाज़ ने उस सन्नाटे को तोड़ा। ऐसा लगा कोई बंदूक चल गई हो।
लेकिन वो एक टहनी के टूटने की आवाज़ थी। उसके बाद हलचल मच गई। पक्षी पेड़ों से उड़ने लगे, गिलहरियां तनों पर चढ़ने लगी, हिरणों का झुंड झाड़ियों को तोड़ता हुआ भागा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद सब कुछ शांत हो गया। ना कदमों की आवाज़, न कोई और आवाज़। हर एक पक्षी और जानवर अचानक से गायब हो गए और बस वही सन्नाटा फिर से छा गया। मैं वहाँ जम गया, अपनी राइफल को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि मेरी उंगलियां दुखने लगीं। मैदान खाली था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे पता था कि मुझे वहाँ से निकलना होगा, लेकिन ट्री स्टैंड की सुरक्षा छोड़ना किसी जाल में फंसने जैसा लग रहा था। जंगल में अब अंधेरा हो चुका था। आखिरी धूप की किरणें भी घनी छतरी ने निगल ली थीं। मेरी फ्लैशलाइट ट्रक में छूट गई थी। मेरे पास सिर्फ चांद की रोशनी थी, जो टहनियों के बीच से छन कर आ रही थी और ज़मीन पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ डाल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मुझे नहीं पता था कि मैंने अभी क्या देखा था, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं वहाँ अकेला नहीं था। मैं आसानी से नहीं डरता। मैंने भैंसों का सामना किया है, भालुओं को मेरे बहुत करीब सूंघते हुए देखा है, यहाँ तक कि एक बार बर्फीले तूफान में खो भी गया था। लेकिन ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, और यही इसे और डरावना बना रहा था। मैं ट्री स्टैंड में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुका, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद मैंने वो आवाज़ गलत सुनी होगी, शायद वो कोई मजाक था, कोई बेवकूफ़ वहाँ मजाक कर रहा था, या शायद मेरा दिमाग उस सन्नाटे में अपने आप से कुछ कर रहा था। मैं वो सब मानना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वो जानवर भागे थे, जिस तरह जंगल ने अपनी सांस रोकी थी, उस सब से मुझे कुछ और महसूस हो रहा था। मेरी उंगलियों ने राइफल को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। मैंने उन्हें ढीला किया, गहरी सांस ली और खुद को कहा कि अब चलने का वक्त है। स्टैंड में बैठे रहने से सिर्फ देरी हो रही थी और मैं पूरी रात वहाँ नहीं रह सकता था। ट्रक तक का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन अंधेरे में वो 100 मील जैसा लग रहा था। स्टैंड से नीचे उतरने का पहला कदम गलत लगा, जैसे मैंने कोई अनकहा नियम तोड़ दिया हो। मेरे जूते नरम मिट्टी पर पड़े और जंगल ने उस आवाज़ को निगल लिया, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। मेरे शरीर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि वापस चढ़ जाओ, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। जिंदा रहने का मतलब था आगे बढ़ना, इंतज़ार करना नहीं। मैदान खाली था, हल्की चांदनी में नहाया हुआ था, जिसमें हर टहनी और परछाई एक खतरे की तरह लग रही थी। मैं नीचे झुका, राइफल तैयार रखी और रास्ते की तरफ बढ़ा। रास्ता ज़्यादा कुछ नहीं था, झाड़ियों के बीच मिट्टी की एक पतली पट्टी थी, लेकिन वही मेरी जिंदगी की डोर थी। मैं 20 गज भी नहीं गया था कि मुझे फिर से कुछ सुनाई दिया। कदमों की आवाज़, हल्की सी, मेरे ठीक पीछे, सूखे पत्तों को कुचलते हुए आई। मैं वहीं रुक गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। वो आवाज़ भी तभी वहीं रुक गई। मैंने इंतज़ार किया और इतने ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा कि मेरे कान दुखने लगे। जंगल बहुत शांत था, न हवा, न कीड़े, बस कुछ या किसी के इंतज़ार की हल्की सी सरसराहट। मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, अपनी चाल स्थिर रखी। जो भी था वो अभी मुझ पर झपट नहीं रहा था। रास्ता आने की तुलना में अब ज़्यादा संकरा लग रहा था, जैसे जंगल रातों रात बड़ा हो गया हो। टहनियाँ मेरी आस्तीनों, मेरे बैग को पकड़ रही थी, मुझे धीमा कर रही थी। मैंने एक जड़ से ठोकर भी खाई, जो मुझे लगता है पहले वहाँ नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अनगिनत बार वहाँ आ चुका था और चप्पे चप्पे को जानता था। फिर वो कदमों की आवाज़ फिर से शुरू हुई,
इस बार और तेज और करीब। मैंने पलटकर राइफल तान दी, परछाइयों को स्कैन करने लगा। चांदनी मेरी आंखों के साथ खेल रही थी, पेड़ों के तने आकृतियों में और टहनियाँ बाहों में बदल रही थीं। मैं जानता था कि अब घबराना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, जैसे बाहर निकलना चाहता हो। कौन है वहाँ? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ स्थिर थी, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा के झोंके के साथ पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ आई, जो एक सेकंड पहले थी ही नहीं। फिर हल्की सी आवाज़ आई, बहुत शांत, यहाँ, प्लीज़ यहाँ आओ। अब वो आवाज़ और करीब थी और बहुत अजीब लग रही थी, बहुत सपाट, जैसे कोई इंसानी भाषा की नकल कर रहा हो, लेकिन उससे वो हिस्सा छूट गया हो जो उसे असली बनाता है। मैंने और सुनने का इंतज़ार नहीं किया। मैं पलटा और तेज़ी से चलने लगा, लगभग दौड़ने लगा। वो कदमों की आवाज़ मेरी रफ्तार से मिल रही थी, पीछे से कुचलती और टूटती हुई, इतनी दूर कि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था। रास्ता मुड़ता और घूमता रहा। हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी जाल में और गहरे ले जा रहा हो। मेरी फ्लैशलाइट ट्रक में थी, मेरी टोपी पर लगी हुई थी, जो मैं ट्रक में ही भूल गया था। सिर्फ चांद की रोशनी ही मेरे साथ थी, और अब वो काफ़ी नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र डाली, तभी मैंने उसे देखा। सिर्फ एक सेकंड के लिए, बस एक झलक। कुछ हल्का सा, झुका हुआ और असंभव रूप से पतला, पेड़ों के बीच दौड़ रहा था। उसकी हरकतें झटकेदार थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरें उलझ गई हों। और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें! वो बहुत बड़ी थीं और अंधेरे में जानवरों की तरह चमक रही थीं। मैंने रुककर अच्छे से देखने की कोशिश नहीं की। मेरी हर सांस मुझ पर चिल्ला रही थी कि भागो और इस जंगल से निकलो, इससे पहले कि वो चीज़ और करीब आ जाए। आगे का रास्ता सिर्फ परछाइयों और बदलते आकारों से भरा था। मैं फिर से ठोकर खा गया। मेरा जूता एक और जड़ में फंस गया। इस बार मैं ज़ोर से गिरा। मेरी राइफल मेरे हाथ से छिटक गई। एक सेकंड के लिए मैं वहीं पड़ा रहा और हाँफने लगा, और फिर वो कदमों की आवाज़ भी रुक गई। मैं राइफल पकड़ने के लिए छटपटाया, पीठ के बल लुढ़ककर उसका सामना करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रास्ता एकदम खाली था, या शायद सिर्फ मुझे ऐसा लगा। सबसे पहले सांस लेने की आवाज़ आई, धीमी और खुरदरी, जैसे कोई टूटे हुए गले से हवा खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने राइफल उस आवाज़ की तरफ तान दी। मेरी उंगली ट्रिगर पर मंडरा रही थी। मेरे हाथ इतने ज़ोर से कांप रहे थे कि मुझे यकीन नहीं था कि अगर वो मुझ पे झपटा तो मैं गोली चला पाऊंगा भी या नहीं। सांस की आवाज़ और तेज़ और करीब हो गई, फिर वो अचानक रुक गई और फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने सन्नाटे में छिपी उस चीज़ का पता लगाने का इंतज़ार नहीं किया। मैंने खुद को उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। टहनियाँ मेरे चेहरे, मेरे बैग, मेरी टांगों को चीर रही थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। वो कदमों की आवाज़ फिर से शुरू हो गई, और अब झाड़ियों को तोड़ती हुई मेरी बेतहाशा रफ्तार से मेल खाने लगी। जब मैं आखिरकार बजरी वाली सड़क पर पहुंचा, तो ऐसा लगा जैसे मैं बहुत देर तक पानी के नीचे रहने के बाद हवा में आया हूँ। लेकिन सुरक्षा का एहसास ज़्यादा देर नहीं रहा। मेरे पीछे का जंगल अब भी बहुत शांत था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं चाबियों के साथ लड़खड़ाया। मेरे हाथ इतने ज़ोर से कांप रहे थे कि दरवाज़ा खोलने में 3 बार कोशिश करनी पड़ी। मैं अंदर कूदा, दरवाजे लॉक किए और एक ही बार में इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने ट्रक सड़क पर रिवर्स किया, मैंने रियर व्यू मिरर में एक नज़र डाली, और वो वहाँ था,
पेड़ों की लाइन के ठीक किनारे पर खड़ा हुआ, झुका हुआ मुझे देख रहा था। मैंने गाड़ी को भगाया, टायरों से बजरी उछालते हुए सड़क पर तेजी से भागा। मैं कई मीलों तक नहीं रुका और तब भी मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। उस वाक़ये के बाद मैंने शपथ ली कि मैं उस जंगल में कभी वापस नहीं जाऊंगा। क्रिसमस कभी मेरा पसंदीदा त्योहार नहीं रहा। हाँ, मुझे गिफ्ट्स लेना पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जितना पैसा खर्च करता हूँ, वो हमेशा मेरे मिलने वाले गिफ्ट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा मुझे अपने परिवार के ज़्यादातर लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं है, खासकर जब ज़्यादा लोग एक साथ मिलते हैं। मेरे परिवार के लिए हमारी मीटिंग्स एक शानदार बहाना है, नशे में धुत होने और राजनीति या किसी और मुद्दे पर गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाने का। 5 साल पहले मेरे परिवार की क्रिसमस गैदरिंग भी कुछ अलग नहीं थी। मैं अपनी दादी के घर साउथ फ्लोरिडा के लिए फ़्लाइट लेकर गया था। प्लान ये था कि सब वहाँ मिलेंगे, खाना पीना करेंगे और फिर अपने अपने घर लौट जाएंगे। पिछले साल मैं अपनी दादी के घर सिर्फ 1 घंटे के लिए रुका था, तो इस बार मेरी माँ ने मुझसे ज़्यादा देर रुकने को कहा। उनके मुताबिक सब मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि मुझे शक था, क्योंकि वो लोग दुनिया को बर्बाद करने वाले मौजूदा ट्रेंड्स पर बहस करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी। मैं लगभग 10 बजे तक रुका और फिर अपनी माँ से पूछा कि क्या वो मुझे मेरे होटल तक ड्रॉप कर सकती हैं, क्योंकि मैं वहाँ ऊब चुका था। उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ और घंटे रुकना चाहती हैं और मुझे सुझाव दिया कि मैं ऊबर की बजाय पैसे बचाने के लिए बस से चला जाऊं। सच कहूं, उस घर से निकलने के लिए कोई भी तरीका मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे याद आया कि दादी के घर आते वक्त मैंने वहां एक बस स्टॉप देखा था और वहां तक पैदल जाना ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था। तो बस मैं बस स्टॉप के लिए निकल पड़ा। उस वक्त वो अच्छा आइडिया लग रहा था। मुझे बस का शेड्यूल नहीं पता था, ना ही ये कि वो कितनी देर तक चलती हैं, लेकिन मैं जोखिम लेने को तैयार था। दिसंबर के बीच में अपने घर तक पैदल लौटना जमा देने वाला होता था, लेकिन फ्लोरिडा में सर्दियां शायद ही कभी 70 डिग्री से नीचे जाती हैं। वो सचमुच एक आरामदायक सैर थी। मैं रात की हवा और सन्नाटे को महसूस करते हुए चलता जा रहा था। चलते चलते मैं अगले सेमेस्टर के अपने क्लास शेड्यूल के बारे में सोचने लगा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि बस स्टॉप मेरे सामने लगभग 30 फीट दूर दिख रहा है। मैंने मन ही मन गाली दी, क्योंकि मैंने देखा वहाँ कोई बैठा हुआ था। मुझे अपने नशे में धुत परिवार के साथ रहना जितना नापसंद था, उतना ही मैं अजनबियों के साथ अटपटी बातचीत से नफरत करता था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मैंने उस व्यक्ति को और साफ तरीके से देखा। वो एक बुजुर्ग महिला थीं, शायद 60 के दशक में, जिनके बाल चांदी और गहरे भूरे रंग का एक बड़ा सा गोला थे। उनके चेहरे पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा था। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे उनके चटकीले गुलाबी कोट के अलावा कुछ और देखने में वक्त लगा। मेरे लिए 70 डिग्री में शॉर्ट्स और टी शर्ट्स का मौसम था, लेकिन मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों का 90 डिग्री से कम तापमान में स्वेटर पहनना कोई अनोखी बात नहीं थी। मैं बस स्टॉप की बेंच से कुछ कदम दूर था, तभी उस महिला ने मुझे देखा। उन्होंने बहुत गर्मजोशी से हेलो और हैप्पी हॉलीडे कहा, जिसका मैंने अटपटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें ना घूरूं, लेकिन जो मुझे गुलाबी स्वेटर लग रहा था, वो असल में एक मोटा गुलाबी फर और पंखों वाला कोट था। मैंने सचमुच ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। कोट का ज़्यादातर हिस्सा गुलाबी फर का था, लेकिन कॉलर में इतने पंख थे कि 5-6 पक्षियों को आराम से ढक सकते थे। उनके गले से एक लंबा मोतियों का हार लटक रहा था, जिसके बीच में किसी पक्षी की लंबी खोपड़ी थी। मेरे दिमाग में सवाल उठा
कि क्या वो फैशन की शौकीन थीं या शायद पक्षियों की बहुत बड़ी दीवानी थीं। तभी उनकी ज़ोर से नाक साफ करने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और मुझे मेरे ख़यालों से बाहर निकाला। तुम्हारी शाम कैसी रही बच्चे? उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ सूखी लेकिन दोस्ताना थी, जिसमें एक ऐसा लहज़ा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि मेरी शाम ठीक-ठाक थी और वही सवाल उनसे पूछा। मेरे पूछते ही उन्होंने अपने पूरे दिन की लंबी-चौड़ी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं उनके दिन के बीच कहीं खो गया और बस आँखों का संपर्क बनाए रखते हुए बीच-बीच में सर हिलाता रहा। तुम्हारा परिवार अब कहाँ है? उन्होंने कहा। अचानक विषय बदलने से मैं चौंका और मजाक में जवाब दिया कि वो मेरी दादी के घर पर हैं, नशे में क्रिसमस कैरल गा रहे हैं। वो हंसी और कुछ बुदबुदाई कि ये बात कितनी प्यारी है। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि सिर्फ कुछ मिनट बीते थे और ना तो मुझे बस की कोई आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई संकेत दिखा कि वो जल्दी आएगी। मुझे अपनी आंखें बहुत भारी लगने लगीं। मैंने सर झटका, खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सुस्ती नहीं गई। माफ़ करना, क्या तुमने मेरा पक्षी देखा है? उन्होंने फिर से कहा। ये सुनकर मैंने उस महिला की तरफ देखा। उनके चेहरे पर घबराहट और उलझन थी। सच कहूँ, शायद मेरे चेहरे पर भी वही था। मेरा पक्षी अपने पिंजरे में था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। मैंने ज़मीन पर देखा और उनके पैरों के बीच एक बड़ा, पुराने ज़माने का पिंजरा रखा था। वो कब से वहाँ था? मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने पहले कोई इतना बड़ा लोहे का पिंजरा कैसे नहीं देखा था। याद करना या सोचना मुश्किल था, क्योंकि मेरी सुस्ती अब हल्के से चक्कर में बदल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की ज़मीन धीरे-धीरे घूम रही हो। अरे! मुझे दिख गया, वो रहा मेरा प्यारा पक्षी। वो महिला अब खड़ी थी और सड़क के उस पार इशारा कर रही थी। उनकी आवाज़ अब और खुरदुरी लग रही थी। मैंने उनके इशारे का पीछा किया और देखा कि वो सड़क के उस पार लंबी घास में खड़ी किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि वो आकृति क्या थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कोई पक्षी नहीं था, बल्कि एक जानवर की तरह लग रहा था। उसके कंधे चौड़े और भारी थे और एक लंबी तार जैसी गर्दन थी, जिसके सिरे पर एक बड़ा गोल सर था। लंबी घास का वो हिस्सा जहाँ वो आकृति खड़ी थी, छाया में डूबा था, तो मैं उसे अच्छे से नहीं देख पाया। लेकिन छाया के बीच मुझे लगा कि वो आकृति हमें घूर रही थी। क्या तुम उसे मेरे लिए पकड़ कर ले आओगे बेटे? ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी और मुझे खुद को उस छायादार आकृति की तरफ बढ़ते हुए महसूस हुआ, बिना ये समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं उस चीज़ के करीब पहुँचा, वो चीज़ मुड़ने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर मुझे साफ साफ दिखने लगा। वो चीज़ झटके ले रही थी और काँप रही थी, जैसे उसमें बिजली दौड़ रही हो। मैं उसके जितना करीब गया, मेरा दिल उतनी ही तेज़ी से धड़का। मेरे अंदर की कोई सहज बुद्धि चिल्ला रही थी कि मैं गलत फैसला ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उस चीज़ तक पहुँचने की सनक सवार हो गई थी। मैं सड़क के आधे रास्ते में था, तभी चाँद की रोशनी में एक बदलाव हुआ और उस जीव को इतना रोशन किया कि मुझे कुछ ऐसा दिखा जो सिर्फ नर्क से आया हुआ हो सकता था। उसने अपनी बाहें फैलाई, जैसे वो पंख फैला रहा हो। उसकी त्वचा हल्की नीली थी और उसके पतले ढांचे पर तनी हुई थी। उसके पूरे शरीर से लंबे, पतले गुलाबी पंख उग रहे थे। उसकी लंबी सांप जैसी गर्दन हवा में लहरा रही थी। उसका सर, जो गुलाबी इंसानी खोपड़ी जैसा था, मेरी आंखों से नज़रें नहीं हटा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें चमकीले बैंगनी रंग में चमक रही थीं। मैं खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया। मैं अपनी नज़र उस जीव की चमकती बैंगनी आंखों से हटा नहीं पाया।
उसकी गर्दन मेरी तरफ बढ़ी और हमारे बीच की दूरी कम हो गई और हम आमने सामने आ गए। तभी एक बस के हॉर्न की तेज और लंबी आवाज ने मुझे चौंका दिया और मैं पीछे की तरफ गिर गया। उस हॉर्न ने मुझे उस सम्मोहन से बाहर निकाला जिसमें मैं था। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि बस मेरे पीछे बस स्टॉप पर रुकी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कब आई। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कितनी देर से वहाँ थी। मैं उठा और देखा कि वो गुलाबी पंखों वाले कोट वाली बुजुर्ग महिला वहाँ नहीं थी। उस जीव को याद करके मैंने पलट कर देखा तो मैंने पाया कि लंबी घास के ठीक बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे जिसके ऊपर एक हुड था जो गुलाबी पंखों से सजा था। उसके गले में मोटी रस्सी का हार था जिसमें कई बड़ी बड़ी पक्षियों की खोपड़ियां लटक रही थीं। उसके सीने पर बहुत सारी पट्टियां भी थीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वो आदमी मुझ पर झपटा। उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होकर बस की तरफ दौड़ लगाई और गिरते पड़ते बस तक पहुंच गया। ड्राइवर ने मुझे उलझन और चिंता भरे चेहरे से देखा और कई सवाल पूछे। क्या मैंने कुछ नशे का पदार्थ लिया था या क्या मैं उस आदमी को जानता था? मैं हकलाया और बेतरतीब शब्द उगलने लगा। आखिरकार उसने मुझे बस के पीछे जाने का इशारा किया। मैं पूरी बस में अकेला था। उस बुजुर्ग महिला का कोई निशान नहीं था। बस ने मुझे मेरे होटल से एक ब्लॉक दूर छोड़ा और शुक्र है मैं बिना किसी और हादसे के अपने कमरे तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगता मैं कभी उस चीज़ को भूल पाऊंगा जो उस घास में खड़ी थी। बाद में मुझे पता लगा कि उस रात उस इलाके से 3 लोग गायब हुए थे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद वो 3 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे जितना मैं था। अगर उस रात वो बस सही वक्त पर ना आती तो शायद उस रात 3 नहीं बल्कि 4 लोग गायब होते। जब मैं 9 साल का था मैं एक फार्म पर रहता था। असल में ये एक पुराना स्कूल हाउस था जो हमारे पड़ोसियों से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ ढेर सारे पेड़ थे और शहर से आधे घंटे से ज़्यादा की दूरी थी। फार्म पर एक बच्चे के तौर पर जहाँ इतनी खुली जगह थी, मैं हमेशा जंगल में घूमता रहता था या घोड़ों और गायों के साथ समय बिताता था। हमारे पास मुर्गियाँ, कबूतर, खरगोश, सूअर, टर्की और कई तरह के दूसरे पक्षी और जानवर थे। उस दिन मैं अपने घोड़े को ढूंढने निकला था। मैं हमेशा टोनी के साथ रहता था जो हमारा मुख्य घोड़ा था। वो एक सफ़ेद घोड़ी थी जिसकी माने और पूंछ काली थी। वो मेरे लिए एक माँ की तरह थी और मैं उसके साथ ऐसी चीज़ें कर सकता था जो बस कमाल की थी। टोनी और मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। मैं उसकी पूंछ पर चढ़कर उसकी पीठ पर झपकी लेता था जबकि वो आराम से घास चर रही होती थी। मैं उसकी गर्दन पर चढ़ता क्योंकि 9 साल के बच्चे के लिए वो काफ़ी लंबी थी। मैं उसके पैरों के आसपास लिपटता और दौड़ता। जब मैं उसके पास होता और बारिश शुरू हो जाती तो मैं उसके नीचे छिप जाता जैसे कोई बछड़ा करता है। हम टैग, लुका छिपी और ढेर सारे दूसरे खेल खेलते थे। उसे भी मेरे साथ खेलना बहुत पसंद था और यही वजह थी मैं उस दिन उससे मिलने जा रहा था। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ समय बिताना चाहता था। इससे पहले कि आप कहें कि छोटे बच्चों को बिना निगरानी के बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं बता दूं कि मेरे लिए ये बहुत आम था। मैं उन जानवरों के साथ बाहर सोता था जिन्हें मैं प्यार करता था और जिनकी देखभाल में मदद करता था। मुझे सिखाया गया था कि अगर तुम शांत रहोगे तो तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो आम तौर पर छूट जाती हैं। मैं हमेशा शांत रहता था ताकि जंगली जीवों को देख सकूं। मुझे याद नहीं कि उस दिन हमारा जर्मन शेफर्ड कहाँ था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं था। जब मैं निकला मुझे पता था कि शायद मुझे लंबा चलना पड़ेगा
क्योंकि टोनी शायद फार्म के दूसरी तरफ झील के पार होगी। मैंने घर के सबसे नज़दीकी चारागाह को पार किया, जहां मुझे कुछ घोंसले और दिलचस्प पत्थर मिले। चारागाह से पेड़ों की लाइन तक पहुंचने में मुझे लगभग 15 मिनट लगे। मैं ये सुन रहा था कि कौन से पक्षी कैसे गाते हैं और कौन सा जानवर वहां से गुजरा होगा। अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें हमेशा पता चल सकता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे ही मैं पेड़ों की लाइन में दाखिल हुआ, सब कुछ अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि शायद मैंने जंगली जीवों को डिस्टर्ब कर दिया था। कोई पक्षी नहीं गा रहा था, ना ही मेरे करीब आने पर कोई हंगामा कर रहा था। हवा भी बहुत स्थिर और भारी लग रही थी। क्योंकि मैं 9 साल का था, मैंने सोचा कि शायद ये सुबह की ओस का वाष्पीकरण है। उस जंगल में ज़्यादातर पेड़ मेपल या फर के थे। मुझे पता था कि पास में एक बाज का घोंसला है और दाईं तरफ लगभग 10 कदम दूर एक खाई में लोमड़ी का बिल है। हमें उस समस्या का पता था, क्योंकि उनमें से कुछ लोमड़ियों ने हमारी मुर्गियां चुरा ली थीं। लेकिन मैं कभी गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मुर्गियां हर वसंत में चूजे देती थीं। मैं समझता था कि उन्हें भी खाना है, और वो इंसानों के इलाके में तभी आते हैं जब उनके पास खाने का कोई और सोर्स नहीं होता। सब कुछ शांत था, ना कोई पक्षी, ना कोई लोमड़ी। मैंने बाज के घोंसले को चेक किया कि क्या वो ठीक है। जब मैंने घोंसले में झांका, बच्चे जाग रहे थे, लेकिन बहुत शांत थे। वो ना ही हिले, ना ही उनकी आंखें झपकी। मैं गायों के रास्ते पर वापस आया और मुझे भी लगा कि शायद कुछ गलत है। न पक्षी, न जानवर, यहाँ तक कि मेरे कदमों की आवाज़ भी रास्ते पर सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे उस मैदान की तरफ बढ़ा, जो पेड़ों की लाइन शुरू होने से लगभग 500 मीटर दूर था। सब कुछ बहुत धीमा और शांत था। जंगल के आधे रास्ते में मुझे एक बदबू आई, जैसे सड़ते हुए मांस की बहुत बुरी गंध हो। ये हैरान करने वाली बात है कि तुम्हारी इंद्रियां कितनी जल्दी किसी गंध की आदी हो जाती हैं और तुम्हारा कुछ सूंघना बंद हो जाता है। मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कोई भी हलचल नहीं थी। तो मैं आगे बढ़ता रहा, उम्मीद करते हुए कि ये बदबू जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैं पेड़ों के जंगल से बाहर निकला, वहाँ एक मैदान था जहाँ हमेशा हिरण होते थे। लेकिन उस दिन मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे गुर्राहट और भारी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे किसी का गला बहुत खराब हो। मैं शब्दों को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं अभी भी बहुत दूर था। मैं रुककर सुनने लगा। मुझे किसी बड़े जानवर की गुर्राहट और दहाड़ सुनाई दी। ये भालू या मूस की आवाज़ जैसी नहीं थी। मैं ज़मीन पर लेट गया, ये सोचकर कि मैं चुपके से देख सकता हूँ कि कौन सा जानवर ये आवाज़ कर रहा है। मैंने पेड़ों के बीच से मैदान में झांका और कुछ देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। मैंने 3 जीव देखे, जो लगभग बड़े हिरणों जैसे दिखते थे, लेकिन उनका मांस टुकड़ों में सड़ रहा था। मुझे उनकी पसलियां और हड्डियां दिख रही थीं, जैसे मांस वहां से गायब हो गया हो। कुछ हिस्सों में भूरे बाल थे, जो बहुत खराब हालत में लग रहे थे। उनमें से सबसे बड़े जीव के पास बड़े बड़े सींग थे। उसके सींगों से चमड़ा या कुछ और लटक रहा था, जो हिलने पर टुकड़ों में गिर रहा था। उसके लंबे कान गधे जैसे थे। उसके चेहरे का एक हिस्सा बिना चमड़ी का था और वहाँ सिर्फ हड्डी दिख रही थी। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन थोड़ा झुका हुआ था। वो सबसे ज़्यादा गुर्रा और दहाड़ रहा था। वो बाकी 2 छोटे जीवों को देख रहा था और बीच बीच में अपने हाथों से इशारा कर रहा था। हाँ, उसके हाथ भी थे, जिनमें लंबे लंबे पंजे थे। उसके शरीर पर जो बाल थे वो काले थे और चमड़ा गहरे भूरे रंग का था। वो बाकी 2 जीवों के चारों तरफ धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। मुझे लगा
कि वो अब हमला करेगा। उसके पिछले पैर बड़े कुत्ते जैसे थे, लेकिन उनमें खुर थे। मैं इतना करीब नहीं था कि आंखें देख सकूं, और ना ही मैं और करीब जाना चाहता था। छोटा गहरा रंग वाला जीव, जिसके सींग छोटे थे जैसे किसी युवा हिरण के, वो बहुत आक्रामक था। वो तीसरे सबसे छोटे जीव पर तेजी से हमला कर रहा था। उसका शरीर पतला था और वो बहुत तेज था। वो झपट्टे मारता और रुककर सबसे छोटे जीव पर अपने लंबे पंजों और दांतों से वार करता। मैंने देखा कि सबसे छोटे जीव से मांस के टुकड़े उड़ रहे थे, जो बाकी दो की तरह लड़ नहीं पा रहा था। उसके पंजों से भी खून और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। सबसे छोटा जीव भूरा था, जिसके सिर्फ 3 नोकों वाले सींग थे। उसके जख्मों से खून बहुत तेजी से बह रहा था। वो गुर्राता और अपने दांत दिखाता, हमलों को रोकने की कोशिश करता। उसके शरीर से टूटी हड्डियां लटक रही थीं। मैंने देखा, जहां से उसका सींग टूटा या उखड़ा था, वहां से भी खून टपक रहा था। वो बाकी दो की तरह सीधा नहीं खड़ा था। वो चारों पैरों पर था, जमीन के करीब, और हमलावर को जोरदार लात या वार करने में मुश्किल हो रही थी। मैंने देखा कि उसके पिछले पैर का ज्यादातर मांस पहले ही उखड़ चुका था, और एक पैर की हड्डी टूटी थी जो अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। मुझे पता था कि वो लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। शायद मैंने उस नज़ारे को देखकर सांस ली होगी, क्योंकि वो बड़ा जीव अचानक सतर्क हो गया और मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें चमकीली पीली थीं, जैसे उनके पीछे कोई रोशनी हो। उसने मुझसे नज़र नहीं हटाई और बहुत खुरदुरी आवाज़ में कहा, यहाँ से चले जाओ अभी। मुझे लगा कि वो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैं डर से जम गया था। मैंने देखा कि वो दो बड़े जीव जंगल में भाग गए और गायब हो गए, और उन्होंने तीसरे को पीछे छोड़ दिया। मैं उसके करीब नहीं गया। मैं इतना डरा हुआ था कि भाग भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही मैं हिलने वाला था, मैंने छोटे जीव को अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए देखा। वो गुर्राया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं जम गया। मैं हिल भी नहीं पाया। मैंने सांस तक रोक ली। मैं उसकी सांस देख सकता था, जो सफ़ेद भाप की जगह गुलाबी थी, शायद खून की वजह से। तभी अचानक एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दाईं तरफ देखा और हमारे घोड़ों को मेरी तरफ दौड़ते हुए देखा। मेरी घोड़ी टोनी सर नीचे करके हमला करने की मुद्रा में दौड़ती हुई आ रही थी। उसकी नाक फूल रही थी और वो लगभग चीख रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे सर में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी मेरे प्यारे घोड़े से ख़त्म होगी या उस जीव से जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं खुली जगह में खतरे और डर को महसूस करते हुए ज़मीन पर लेट गया। मैंने अपनी घोड़ी का नाम पुकारा, जो झुंड के साथ भागी आ रही थी। मैंने उन्हें इतना तेज़ दौड़ते कभी नहीं देखा था। उनके खुरों की आवाज़ ज़मीन पर गूंज रही थी, जो उस वक्त खोखली लग रही थी। मैंने देखा कि हमारे 8 घोड़े उस चीज़ की तरफ सीधे बढ़ रहे थे। उन्होंने उस पर हमला किया। पहला घोड़ा जो उस जीव तक पहुंचा, उसने उसे ज़ोर से मारा और बाकी ने आधा घेरा बनाकर उसे घेर लिया, जिससे मेरा नज़ारा लगभग बंद हो गया। लेकिन मैं उनके लगातार हिलते पैरों के बीच देख सकता था कि वो जीव खड़ा हुआ, गुर्राया और उन पर झपटा। मैंने टोनी की तरफ देखा। वो सर नीचे करके दौड़ी और मेरे पास रुककर धीरे से मुझे सांत्वना देने लगी। मैं जहाँ था वहीं रुका रहा। मैंने देखा कि घोड़ों ने उस जीव को भगा दिया। वो उस पर हमला करते रहे जब तक वो जंगल में गायब नहीं हो गया। मैंने डर से कांपते हुए टोनी के पैर को गले लगाया, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने देखा कि उसने सर उठाकर झुंड को बुलाया। मैं बहुत ज़ोर से कांप रहा था और तेजी से सांस ले रहा था। मैंने उसे मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया।
उसने मुझे शांत होने का समय दिया और मैंने उसे पकड़े रखा। जब मैं खड़ा हो पाया, वो मुझे घर तक ले गई। मैंने देखा कि बाकी घोड़े उछल कूद कर रहे थे, सर हिला रहे थे और अपने लीडर की तरफ दौड़ रहे थे। मैं काफ़ी डर गया था और ये सोच रहा था कि जंगल में आखिर वो क्या था। घर पहुंचकर मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैंने जो जीव देखा वो क्या था। मैंने जितना हो सका उसका वर्णन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हिरण या एल्क थे और मुझे इसके बारे में फिर से बात करने से मना कर दिया। अगले दिन स्कूल के बाद मैं उसी मैदान में गया। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, लेकिन मुझे खुद देखना था कि वाकई क्या हुआ था। मैंने देखा कि जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ खून से सनी घास और मिट्टी थी। बड़े होने पर मैंने फिल्में देखी और यूट्यूब पर कहानियाँ सुनी। तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या देखा था और 9 साल की उम्र में मेरे साथ क्या हो सकता था। वो या तो स्किन वॉकर थे या वेंडिगोज। मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि अगर मेरे घोड़ों ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो उस दिन मेरे साथ क्या होता। ये सोचकर आज भी डर लगता है कि वो जीव हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे।